वेलकम बैक ए टू जेड क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। जो पाई है वो वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? मतलब सवाल कह रहा है कि जो पाई है ना, पाई बराबर है वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। पाई जो हमेशा होती है वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के बराबर होती है। वृत्त की परिधि 2πr होती है और वृत्त का व्यास क्या होता है? d बराबर भी 2r होता है, तो 2r से 2r कैंसिल हुआ तो पाई मिलता है। ठीक है, तो पाई बराबर वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात के बराबर है। लेकिन वास्तव में हमने यहाँ पर माना है कि वृत्त की परिधि को हमने c मान लिया और जो वृत्त का व्यास है उसको हमने मान लिया d। और आप सभी जानते हैं कि जो पाई का अनुमानित मान होता है, पाई का जो अनुमानित मान होता है कितना होता है? 22/7, यानी c/d बराबर कितना है? 22/7। ये पाई का है अनुमानित मान होता है। ठीक है, अब बात आती है कि 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, यही तो हमें यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर पाई का जो मान है 22/7 ये अनुमानित है, एक अनुमान के तरह लिखा गया है। तो सबसे पहले 22/7 का हम दशमलव प्रसार करते हैं और देखते हैं कि 22/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसको यहाँ पर हल करते हैं और देखते हैं। 22 को सबसे पहले हमने 7 से भाग दिया, 3 बार में 7 त्रिक 21, घटाया तो 1 आया। अब भाग नहीं गया मतलब लगेगा दशमलव लगा मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 0। 7 एकम 7, घटाए तो 3, दशमलव है तो 0। 7 चौक 28, घटाए तो 2, दशमलव है तो 0। 7 दूनी 14, घटाएंगे तो 6, दशमलव है तो 0। 7 अठे 56, घटाएंगे तो 4, दशमलव है तो 0। 7 पन्ना 35, घटाएंगे तो 5, दशमलव है तो 0। 7 सता 49, 1 घटाएंगे तो 1 आया, दशमलव है तो 0। 7 एकम 7, 10 में 7 घटाएंगे 3, दशमलव है तो 0। 7 चौक 28, घटाएंगे तो 2, दशमलव है तो 0। 7 दुनाई 14, फिर से 6 आया। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी, शेषफल आता रहेगा और इधर भागफल भी आता रहेगा। आप ये बताइए कि 22/7 का दशमलव प्रसार कैसा है? क्या यहाँ पर शेषफल 0 मिल रहा है? अगर शेषफल 0 नहीं मिल रहा है इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब अशांत में देखिए क्या यहाँ पर अंकों की आवर्ती हो रही है? तो नहीं हो रही है। एक निश्चित खंड के बाद यहाँ पर अंकों की आवर्ती नहीं हो रही। आप देखिए क्या अंकों की आवर्ती हो रही? नहीं, अर्थात 22/7 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती होगा। और आप जानते हैं जब किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है तो वो भिन्न हमेशा अपरिमेय होती है। ठीक है, इसलिए जो 22/7 है ये अनुमानित मान लिया गया है किसका? इसका, क्योंकि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसलिए जो पाई होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसलिए पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम कारण लिखेंगे, एक सेकेंड, कि पाई का अनुमानित मान 22/7 होता है और 22/7 का दशमलव प्रसार 22/7 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसलिए पाई अपरिमेय संख्या होती है या अपरिमेय होती है। बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरह से हमारा तीसरा सवाल होता है हल। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को फिर से अच्छे से समझिए। अब हम अगले सवाल जो है सवाल नंबर 4 है
कि संख्या रेखा पर कर्णी 9.3 को निरूपित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी स्किप कर रहे हैं, इसको बाद में करेंगे। उसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ पर 4 सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। ऐसा सवाल हमने जब 1.4 का पहला भाग कर रहे थे, इसमें हमने उदाहरण के सवाल को हल किया था। फिर से अब प्रश्नावली के सवाल को हल करते हैं। एक सेकेंड। 1/7। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक भिन्न लिखी हुई है 1/7। किसका परिमेयीकरण करना है? हर का। आप तो जानते हैं कि भिन्न के ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसको अंश बोला जाता है, और जो भिन्न के नीचे संख्या लिखी रहती है उसको हर। किसका परिमेयीकरण करना है? हर का, यानी कर्णी 7 का। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे 1/7। कर्णी 7 के पहले कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, अर्थात हम सीधा इसका परिमेयीकरण ऐसे करेंगे, गुणे कर्णी 7/7। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब होता है जो संख्या हर में लिखी रहती है उसका ऊपर और नीचे क्या कर देना है? गुणा। ठीक है। इसके पहले देखिए कोई और संख्या नहीं लिखी हुई, बीच में निशान नहीं लगा हुआ है, इसलिए निशान का यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन आगे वाले सवालों में निशान चेंज हो जाते हैं। पहले इस सवाल को हल करते हैं। तो अंश का गुणा अंश में किया जाता है और हर का गुणा हर में, आप सभी को पता है। यानी 1 का गुणा हम कर्णी 7 में करेंगे और कर्णी 7 का गुणा कर्णी 7 में करेंगे। यदि 1 का गुणा हम कर्णी 7 में करेंगे तो 1 कर्णी 7 गुणे क्या होगा? कर्णी 7। और कर्णी 7 का आपको पता है कि सेम का गुणा जब सेम में होता है तो कर्णी हट जाती है, केवल एक ही बचता है, कौन? 7। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से इसका हल हो गया पहले सवाल का। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। 5वें का दूसरा नंबर। 5वें का दूसरा। दूसरा है 1/7 माइनस कर्णी 6। दूसरा सवाल है 1/7 माइनस कर्णी 6। क्या हर का परिमेय का? और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा परीक्षा में आते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से समझना बिल्कुल। बराबर लिखेंगे 1/7 माइनस कर्णी 6। किसका परिमेयीकरण करना है? हर का। तो हर का परिमेयीकरण करना है, मतलब इसका गुणा ऊपर और नीचे। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 संख्या लिखी हुई है, कर्णी 7 और एक कर्णी 6। इन दोनों के बीच निशान कौन सा है? माइनस का। यानी जो माइनस का निशान है, अब परिमेयीकरण होगा तो वो माइनस हो जाएगा प्लस। कैसे? देखिए, गुणे लिखेंगे कर्णी 7, उसके बाद कौन सा निशान है? माइनस, तो वो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस, फिर कर्णी 6 बटे, फिर इसी को एक बार वापस लिख देंगे, कर्णी 7 प्लस कर्णी 6। इस तरह से हर का हुआ परिमेयीकरण। यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण। ठीक है, बराबर। अब आपको पता है अगले स्टेप में क्या करना है? अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 1 का गुणा क्या करेंगे? कर्णी 7 प्लस कर्णी 6 में करेंगे, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, यानी कर्णी 7 माइनस कर्णी 6 गुणे कर्णी 7 प्लस कर्णी 6। फिर से बराबर। अब 1 का गुणा यदि हम कर्णी 7 प्लस कर्णी 6 में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है कि आप दुनिया में किसी भी संख्या में 1 से आप भाग लगा दें और 1 से उस संख्या में गुणा कर दो, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिवाय जीरो को। जीरो को छोड़कर यदि आप 1 का गुणा 0 में करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो 1 का गुणा कर्णी 7 में करेंगे तो कर्णी 7 प्लस 1 का गुणा कर्णी 6 में करेंगे तो कर्णी 6 बटे। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर फिर से एक सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पर वो सूत्र मैं बता देता हूँ आपको। a माइनस बी गुणे ए प्लस बी का सूत्र बन रहा है। ये a है और ये b, मान लेते कुछ देर के लिए ये a है और ये b, सिर्फ निशान बदला, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। तो a माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर हमेशा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? a के स्थान पर कौन है? कर्णी 7 है, तो कर्णी 7 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर कौन बैठा है? कर्णी 6, तो कर्णी 6 का स्क्वायर। फिर से बराबर कर्णी 7 प्लस कर्णी 6 बटे,
करनी 7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी कट जाती है, आप सभी को पता है। तो क्या बचेगा 7 माइनस इस स्क्वायर से ये करनी कटी तो क्या बचा 6। जब हम घटाएंगे ऊपर पहले अंश को लिख देते हैं, 7 में 6 को घटाएंगे तो 1, और ये हमारा आंसर हो गया। एक बार और आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1 से यदि भाग लगाएंगे तो ऊपर कोई परिवर्तन होगा, अंश में कोई परिवर्तन नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, इसको यहाँ लिख ही देता हूँ है ना, ऐसे आप चाहो तो लिख दो, या इसको आप यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि a माइनस बी गुणे ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इस तरह से ये पहला दूसरा सवाल हुआ। ठीक है, फिर तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। 1/5 प्लस करनी 2। पहले आप कुछ सेकंड के लिए इसको देख लीजिए ध्यान से, दूसरे सवाल को। ठीक है, तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, पांचवे का तीसरा सवाल। 1/5 प्लस करनी 2, यही सवाल है ना। सवाल क्या है, हर का परिमेयीकरण करना है, तो लिखेंगे बराबर 1/5 प्लस करनी 2। हर का परिमेयीकरण करना है, मतलब हर में जो लिखा है करनी 5, अब उसके बाद क्या है प्लस। तो परिमेयीकरण में क्या होता है, जो दो संख्याओं के बीच चिन्ह लगा रहता है वो चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर करनी 2 बटे प्लस क्या हो जाता है माइनस करनी 5 माइनस करनी 2। कारण क्या लिखेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर। ठीक, अब 1 का गुणा किस में करेंगे, करनी 5 माइनस करनी 2 में। करनी 5 प्लस करनी 2 का गुणा। अब आप सोच रहे होंगे गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में निशान है गुणे का, इसलिए गुणा किया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखना। गुणे करनी 5 माइनस करनी 2, यानी कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। 1 का गुणा इस कोष्ठक में करेंगे, यानी करनी 5 माइनस करनी 2 में, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट्टे फिर से यहाँ पर आप देखेंगे a प्लस बी गुणे a माइनस बी का सूत्र बना, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि करनी 5 का स्क्वायर माइनस करनी 2 का स्क्वायर बराबर करनी 5 माइनस करनी 2 बटे स्क्वायर से करनी कटी तो 5 बचा, माइनस इस स्क्वायर से ये करनी कटी तो बचा 2 बराबर करनी 5 माइनस करनी 2, 5 में 2 घटाएंगे तो 3। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। आप सूत्र लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दें कि हम जानते हैं कि a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर हमेशा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के स्थान पर कौन बैठा था, करनी 5, इसलिए करनी 5 का स्क्वायर हुआ। फिर b के स्थान पर कौन बैठा है, करनी 2, तो करनी 2 का स्क्वायर हुआ। इस तरह से यह सवाल हमारा हल होता है। तीसरा नंबर, कुछ सेकंड के लिए आप सवाल को मतलब इस हल को देखिए, समझिए, जब तक फिर चौथे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए चौथे सवाल को देखते हैं, पांचवे का चौथा सवाल। काफ़ी आसान है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। और यदि मान लीजिए इनकेस आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर रिपीट करके देख सकते हैं। पांचवा सवाल है 1/7 माइनस 2। किसका परिमेयीकरण करना है, हर का परिमेयीकरण, क्योंकि ये सवाल है ना, मैं इसको बारी बारी से लिख रहा हूँ। फिर से लगाएंगे बराबर, लिखेंगे 1/7 माइनस 2। किसका परिमेयीकरण करना है, हर का, तो लिखेंगे गुणे करनी 7 माइनस है तो प्लस 2
फिर से लिखेंगे करनी 7 + 2, यानी जिसका हर का परिमेयीकरण करना रहता है तो उसको बटे के ऊपर और नीचे गुणे लगा के बटे के ऊपर और नीचे लिखा जाता है, और जो चिन्ह बीच में रहता है वो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आ गया। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। ठीक, अब आपको पता है कि अंश का गुणा यानी 1 का गुणा करनी 7 + 2 में, हर का गुणा हर में यानी करनी 7 - 2 का गुणा करनी 7 + 2 में, बराबर 1 का गुणा अगर हम करनी 7 + 2 में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, करनी 7 + 2 बटे। अब फिर से बताइए यहाँ पर सूत्र बन रहा है, यहाँ पर मैं एक बार लिख के समझा रहा हूँ, a - b गुणे a + b बराबर, आपको पता है क्या होता है, a² - b², यानी a के स्थान पर कौन बैठा है, करनी 7, तो करनी 7 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर 2 यानी 2 का स्क्वायर। अंश में क्या लिखा हुआ है, करनी 7 + 2, उसको लिखा रहने दीजिए, बटे करनी 7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी कटी तो क्या बचा 7 माइनस। अब आप बताइए 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, करनी 7 + 2, 7 में 4 घटाएंगे तो 3, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसको भी देख लीजिए एक बार, ये जो सूत्र लगा हुआ है इसको मैं अब सूत्र को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि हम जानते हैं कि a - b गुणे a + b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। इस तरह से हमारे प्रश्नावली 1.4 के तीसरा और पांचवा सवाल होता है हल, और चौथे सवाल में स्केल वगैरह लगेगा इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको बाद में करवाएंगे। फिर अभी 1.5 शुरू करते हैं। ठीक है, इस सवाल को मैं बाद में करवा दूंगा, जो चौथा सवाल छूट रहा है। ठीक है, आप ध्यान से चारों सवाल को देखिए, समझिए। फिर 1.5 जो हमारी प्रश्नावली है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, ये काफ़ी आसान है और आप सभी से बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर है बहुपद, फिर उसको शुरू करेंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और जहाँ भी आपको यदि कुछ दिक्कत समझ में आ रही तो कमेंट ज़रूर करें। जिस भी सवाल में यदि आपको दिक्कत लग रही है उसको फिर से मैं बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में 1.5 शुरू करेंगे। धन्यवाद।